नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी का पुण्यतिथि है। तो मैंने विचार किया कि आज अपने चैनल पर मैं मुंशी प्रेमचंद जी का एक रचना मैं आप लोगों के सामने परोसूं, क्योंकि हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान रहा वो हम लोग भुला नहीं सकते हैं। मुझे याद है वो दिन, बचपन का वो दिन, जब मैं बहुत लर्निंग स्टेज में था, बहुत स्कूली अवस्था में, आप कह सकते हैं कि 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था। तो मेरे पापा जी एक कहानी संग्रह मुझे ला करके दिए और उनमें मैंने एक कहानी पढ़ा था, मंत्र। और शायद मेरे ज़िंदगी का साहित्य के प्रति रुझान वही मंत्र कहानी जो है वो मुझे साहित्य की तरफ लाया। तो मैं आज विचार सुबह से ही मैं कर रहा था कि आज उनके पुण्यतिथि पर मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं के बीच ये उनका कोई एक रचना में आप रखें। तो आज उनके पुण्यतिथि पर मैं एक रचना आप लोगों के समक्ष में रख रहा हूँ। रचना का शीर्षक है दो बैलों की कथा। शायद दो बैलों की कथा से आप लोग अवगत भी होंगे, बहुत स्कूली किताबों में भी ये रचना सब समाहित है। तो सबसे पहले मैं दो बैलों की कथा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें ये दो बैल जो है, बैल पशु होते हुए भी उनमें भी संवेदना होती है। उन्हीं संवेदना को साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी अपने कलम से हम लोगों के बीच में जो रखे, शायद लगता है कि ये रचना बैल के अंतर्मन की हर दशा को उन्होंने वर्णन कर दिया है। तो लिया जाए आज की ये रचना, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा, और ना उनके चेहरे पर कभी विषाद मैंने देखा। उनके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी मैंने नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कुछ ही कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों की सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कभी अड़ियल बैल को देखने में आ जाए और हम भी कई रीतियों से या अपना असंतोष प्रकट करते देखा, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील ढाल ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था।
दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। एक दूसरे से मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींगें भी मिला लिया करते हैं, विग्रह के भाव से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दौल घप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती अधूरी होती है, उसी तरह से बैल में भी ये इस तरह का क्रियाकलाप देखने को मिलता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर का संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर उसकी थकान मिटा दिया करते। चांद में नाद में अगर खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा मुंह हटा लेता था। दोनों में इतना ज़्यादा घनिष्ठता था। संजोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना यूं बेचा जाना उसे अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा या बुरा इसे कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक ले जाने में पसीना पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागता, पगैया पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाता, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारता। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी। मगर इतनी मेहनत से काम न चलता था। अगर इतनी मेहनत से तुम्हारी काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना कबूल था। हमें तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना कबूल था। तो फिर हमने कभी दाने पानी चारे की भी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। बैल अपने मन ही मन, ये सब दोनों बैल अपने मन ही मन सोच रहा है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उससे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। पशुओं में भी बंधु संवेदना हुआ करती है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गया। जब गांव में सोता पड़ा तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुरा डाले और घर की तरफ भाग चला। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी वो बैल को बांधने का जिसे हम बथान कहते हैं, वो बथान पर में खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गड़ाव लटक रहा है। वो रस्सी से जो बांधा गया था वो लटक रहा है। बीच से ही वो तोड़ के भाग गया था। घुटनों तक पांव कीचड़ से बड़े हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। बच्चे लोगों को बहुत ही ऐसा हो जाता है, कौतूहल हो जाता है। तो सारे बच्चे जितने भी आस पड़ोस के बच्चे थे वे अपने अपने घर से कोई कुछ ला करके बैल को खिलाना शुरू कर दिया। एक बालक ने कहा कि ऐसा बैल किसी के पास नहीं होगा। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले कैसे चला आया, रास्ता कैसे इनको याद था। तीसरा बोला, बैल नहीं, उस जन्म के ये आदमी है।
बच्चे लोग अपने में विचार विमर्श करें, उस जन्म के ये आदमी है। इसका प्रतिवाद करने पर किसी का साहस नहीं हुआ। जूड़ी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है। एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़ा हुआ। श्रोताओं, होता ही है, स्त्रियाँ जो होती है उन्हें अपने मैके की बहुत ज़्यादा फिक्र हुआ करती है, तो वो उनके मैके को भेजा गया था, बैल को जूड़ी अपने ससुराल भेजा था, वहाँ से वो भाग के आ गया था बैल। इसलिए जूड़ी की पत्नी कह रही है कि कितना नमक हराम है, एक भी दिन काम नहीं किया, भाग के चला आया। जूड़ी अपने बैलों पर यह आरोप सुन नहीं सका। नमक हराम क्यों कहती हो, चारा दाना दिया ही नहीं होगा तो क्या करता, बेचारा भाग गया। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला करके ही रखता है। जूड़ी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। वे दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खल्ली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी नहीं दूंगी, खाए चाहे मर जाए। यही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खली भूसा कुछ भी नहीं दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगा। जूड़ी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे तो तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन जूड़ी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोत के ले गया। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने बैलों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। पनिशमेंट भी दिया, पीटा। फिर वही सूखा भूसा दिया, अपने दोनों बैलों को खल्ली चुनी सब कुछ दी और इनको सिर्फ सूखा भूसा। दोनों बैलों का अपमान ऐसा कभी नहीं हुआ था। जूड़ी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, नाद की तरफ आंखें तक भी न उठा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव उठाने का कसम खा लिया था। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे। बैल का जन्म लिए हो तो मार तो पड़ना ही है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गया कि इस वक्त टाल जाना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से इसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को
शाम को थान पर बांध दिया जाता और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम से इस प्रसाद की प्रेम के इस प्रसाद की वह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालिक को ना फेंक तो मालकिन को ही फेंक दूं। वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। तो बताओ, आज रस्सी तुराकर भाग चले फिर? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में तोड़ डालेंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगा। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ यहाँ से। खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिया जाएगा। उसने गड़ाव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अबोध पर आफत आ जाएगी। अब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाया भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछे किया, वे और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उसका उसे पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए भाई? हीरा ने कहा, मालूम होता है कि राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? या वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर लगी हुई थी। मटर के खेत के पास था। चढ़ने लगा। रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। मस्त होकर उछलने कूदने लगा। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाया, फिर एक दूसरे को ठेलने लगा। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड दौड़ता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी अपनी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान कैसे बचेगी? कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू बिनती ना सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई और उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेड़ता हूं, तुम पीछे से रगेड़ दो। दोहरी मार पड़ेगी, भाग खड़ा होगा। ज्यों ही मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय तो है नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा तो था नहीं। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो
हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर वे दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर ही नहीं देता था। एक बार सांड झल्ला कर हीरा पर अब्त कर देने के लिए चला कि मोती बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध से आकर फिर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा तो जी चाहता है कि बुद्धू को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। पहले घर कैसे पहुंचे यह तो सोचो। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, निकल गया। मोती सीधे खेत में था। उसकी खुर कीचड़ में धंसने लगा, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट गया। फंसेंगे तो दोनों साथ फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौज में बंद कर दिए गए। पशुओं को जैसे इंसानों के लिए जेल होता है उसी तरह से काजी हौज हुआ करता है, उसमें उसे बांध दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक तिनका भी ना मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इसे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की तरफ टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने फिर सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे भी मालूम है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। काजी हाउस का जो दीवार है उसी को तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ ना होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। दोनों दोस्त आपस में सांकेतिक बातचीत भी कर रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग से दीवार पर गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पर निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचा। हीरा का यह उपद्रव देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने उसे परे परे कहा, आखिर मार खाई ना, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार लिया, ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में भी पड़ गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितनी भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहाँ यही हाल रहा तो सभी मर जाएगा। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो फिर मैं ही जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग मार मार कर इस तरह जोर करने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गया। उसने पूरी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, आधी दीवार गिर गया। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं पकड़ लिया जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहा था कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पर पड़ा रहने दो, शायद कहीं और भेंट हो जाए हम दोनों का।
मोती के आंखों से आंसू मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम दोनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? तुम यही सलाह देते हो मुझे? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो कोई चिंता नहीं, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते कहते मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर के खड़ा हो गया। भोर होते होते मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इससे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक कण भी नहीं डाला। हाँ, एक आध बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा नहीं जाता था, ठठड़ियाँ निकल आई थी दोनों का। एक दिन बारे के सामने दुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गया। तब दोनों मित्र निकाले गए और उसकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उसकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसा मृतक बैलों को कौन खरीदने वाला था? नीलामी होने लगी उन बैलों की। सहसा एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों बैल के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप गया। यह कौन है और क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भय के नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्या दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास ही रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्या अब ना बचाएंगे? वह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी का काम तो आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेबर हरे हरे घास चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितनी सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उसके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से तो आया था। यही खेत, यही बाग, वही गांव मिलने लगा। प्रतिक्षण उसकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही तो हार आ गया। इसी कुएं पर हम और तुम पूर चलाने आया करते थे। और हाँ, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है अब। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब भागता हूँ और जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, यहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गया और खड़े हो गया। दरियल भी पीछे पीछे दौड़ा हुआ चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दरियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे है? मैं मवेशी खाने से नीलाम खरीद के लाया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल की नीलाम करने की क्या अख्तियार है? आकर थाने में रपट कर दूंगा। दरियल बोला, मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े है। दरिया झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दरियल पीछे हटा, मोती ने पीछे किया। दरियल भागा, मोती पीछे दौड़ा
गांव से बाहर निकल जाने पर ही वह रुका। पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी सूर की भांति उनका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। मोती ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे होते हैं। जरा देर में नादों में खल्ली, भुस्सा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगा। झूरी खड़ा दोनों को साला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया। तो श्रोताओं, ये एक पशुओं के संवेदना पर आधारित ये मुंशी प्रेमचंद जी, कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की ये एक रचना मैंने आप लोगों के सामने आज उनके पुण्यतिथि पर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस चैनल को जो मैं बनाया, मेरा उद्देश्य यही है कि साहित्य जन जन तक पहुँचे। होता यह है कि अभी जो डिजिटल दुनिया आ गया है, लोगों को किताब पढ़ने की ना समय रहता है, ना कभी कभी किताब मिलता भी नहीं है। तो किताबों का दुनिया तो हमारे ख्याल से अब बहुत पीछे चला जा रहा है। इस डिजिटल दुनिया में मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं इस मोबाइल के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं कहानी रखूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, अपने मित्रों के बीच शेयर भी कीजिए। साथ ही मैं एक गुजारिश और करूँगा, आप मेरे मित्र, आप जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी मंगल कामनाओं की शुभकामना आप लोगों के लिए मैं माता रानी से बारंबार करता हूँ।